भारतीय संविधान में, हाँ, केटी शाह कहते हैं कि भारतीय जो केटी शाह से पहले हम लोग BN राव का नाम सुनते हैं। BN राव जो है एक बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं। संविधान के सलाहकार थे मैम ना वो। हाँ, उन्हें संविधान सभा का सलाहकार भी कहा जाता है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संवैधानिक ढांचा तैयार किया था। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को ना अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अधिकारों को दो भाग में बांट दो। एक भाग जिसके लिए वो लीगली क्लेम कर पाए, यानी कि वो फंडामेंटल तो होंगे, मौलिक तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर उनका किसी भी प्रकार से शोषण होता है तो वो इसके लिए कोर्ट में जा पाएंगे। दूसरे उन्होंने कहा कि एक अधिकार ऐसे रखो कि जो अधिकार तो है लेकिन वो उनको पूरा करने का क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कि आपको काम पाने का अधिकार है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, जॉब पाने का अधिकार है, लेकिन ये आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि आपको अगर जॉब नहीं मिली तो आप केस कर दोगे। तो उनसे पूछा गया कि फिर इसका इन अधिकारों को क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा इन अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाएगा, यानी कि ऐसे कर्तव्य या ऐसे सिद्धांत जिसके माध्यम से राज्य कार्य करेगा। ठीक है, ताकि वो क्या बन सके, एक कल्याणकारी राज्य बन सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिकारों को दो भागों में बांटा गया, एक जिन्हें मौलिक अधिकार का नाम दिया गया और दूसरे जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। भारतीय संविधान सभा, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उन्होंने ये चीज पर काम किया कि एक राज्य कल्याणकारी कब होता है, जब वहां के लोगों के पास सामाजिक, राजनीतिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, कल्चरल, हर प्रकार का जस्टिस हो, जहां पर किसी के भी राजनीतिक, किसी के भी सामाजिक, किसी के भी कल्चर यानी कि संस्कृति, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने कहा इसके लिए कुछ ऐसे सिद्धांत जरूरी है जिसके आधार पर जो राज्य है वो काम करेगा। और इन्हीं की चर्चा की गई भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में, जो भारतीय संविधान के पार्ट चौथे में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, बहुत अच्छे से। तो भारतीय संविधान के भाग 4 36 से लेके 51 के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और ये भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक के तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। यानी कि आर्टिकल 37 की ये भाषा लिखी हुई है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब आप इन्हें लागू नहीं, न्यायालय इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कानून बनाए जाएंगे स्टेट के द्वारा वो सारे इन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। मतलब जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज इसी पूरा जो स्टेट चलेगा, यानी कि अगर एक स्टेट अपने को वेलफेयर बनाता है तो वो इन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग लॉज बनाएगा, इसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नए नए स्कीम्स बनाएगा, राइट। और ये बोलते हैं कि लेकिन क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि जो DPSP है उनको कब तक पूरा कर पाएगा इसका कोई टेन्योर नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन वो हमेशा काम इसी सारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, आर्टिकल 37 की लैंग्वेज है। आर्टिकल 38 बोलता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, कि भाई उसे ऐसा स्टेट बनाना है जो वेलफेयर होगा, और वेलफेयर बनाने के लिए वो इन सारी सोशल कंडीशन को एस्टैब्लिश करेगा, इन सारी सामाजिक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल जो 51 है वो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये कैसे बनाए गए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जब लिखे गए तो उसमें 3 विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। एक लिबरल यानी कि लोक उदारवादी विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा और एक हमारी गांधीवादी विचारधारा। तीनों विचारधाराओं से मिलकर इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया। ठीक है,
अब हम इसमें से पढ़ते हैं कि सिद्धांत है क्या। जैसे आर्टिकल 39 बोलता है कि पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आर्टिकल 38 जैसे बोलता है कि भाई ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करेगा, तो कैसे स्टैब्लिश होगी? तो आर्टिकल 39 पहला ही आर्टिकल जो है वो काम के बारे में बात करता है कि जो भारत में रहने वाला स्त्री और पुरुष जो है वो समान है, तो दोनों को समान तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा की जाएगी जहां पर वो काम कर पाए। अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी रखने का इंतजाम किया जाएगा। तो आर्टिकल 39 राज्य को ये निर्देश देता है कि आप अपने राज्य में रहने वाले पुरुष और स्त्री के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों की कार्य प्रणाली और कार्य श्रेणी को बराबर बांटेंगे, आप किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आर्टिकल 39 का कहता है कि सबको निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ और वो उसके लिए कंप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो सरकार द्वारा उसे निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, मतलब उसको फ्री में लॉयर दिया जाएगा कि भाई आप अपना केस लड़ पाओ। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जहां पर राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति की बेसिक जरूरतों को पूरा करे। जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक जरूरतें हैं, तो इसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? समाज, राज्य की। ठीक है, अच्छा मेरे को पहले ये बताओ आप लोग, आपको पता है समाजवादी और उदारवादी विचारधारा क्या होती है? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच बीच में। अच्छा, अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, आपकी आवाज पहले भी क्लियर थी। आ रही है मैम आपकी आवाज, उनकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आप लोग को किसी को पता है कि समाजवादी और उदारवादी विचारधारा क्या होती है? मैम समाजवादी विचारधारा में वो होती है जिसमें मैम संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर के चलना। उदारवादी जो है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। उदारवादी क्या होते हैं? उदारवादी जो है मैम जैसे कि लोगों की लिबर्टी देना उनको थोड़ा सा, हाँ, और किसी भी चीज के लिए उनको आजादी है आने जाने की, या मतलब जैसे राइट, इस तरह का मिलता जुलता है मैम। यस मैम, हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट करना ये हो जाता है। हाँ, देखो समाजवादी विचारधारा में क्या होता है कि वहां पर समानता पर जोर दिया जाता है ना, वहां पर राज्य जो है वो व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्तियों की बेसिक जरूरतों की पूर्ति करे। ठीक है, जो यूएसएसआर, कभी तुमने रशिया का नाम सुना होगा, रशिया पहले यूएसएसआर में था। ठीक है, उसी बेस्ड है वो, कभी शीत युद्ध सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो उस विचारधारा का मतलब होता है जहां पर राज्य का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तियों की बेसिक जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, और उदारवादी विचारधारा का अर्थ होता है जहां पर राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्तियों को पूरी आजादी दे ताकि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, यानी कि एक जगह खुद बेसिक जरूरतें राज्य पूरी करता है, और उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति को आजादी दी जाती है कि वो अपनी जरूरतें पूरी करे। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा है वो मानती है कि सारी जिम्मेदारी ना तो राज्य की होनी चाहिए और ना ही सारी जिम्मेदारी व्यक्तियों की। ठीक है, जिम्मेदारी हर किसी के पास होनी चाहिए। गांव के लोग जो रहते हैं उनके पास भी छोटे छोटे जो इकाइयां हैं उनके पास जिम्मेदारियां बटी होनी चाहिए। सारी पावर ना तो किसी एक राज्य के हाथ में होनी चाहिए और ना ही सारी पावर व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। पावर को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दो। ठीक है, जैसे राज्य जो भारत जो है, भारत में एक सेंटर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे पास क्या है? ग्राम पंचायत भी है ना। तो पावर सिर्फ सेंटर और स्टेट के पास नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ लोकसभा और विधानसभा पावर नहीं रखते हैं, छोटे छोटे ग्रामों में भी ग्राम पंचायत जो होती है वो पावर रखती है। ठीक है, समझ में आई तीनों विचारधाराएं? चलो, तो आर्टिकल 39 जो है वो समान आजीविका की बात करता है, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जहां बोला गया कि प्रत्येक राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें किसी भी तरह का विभेदीकरण नहीं होना चाहिए आजीविका के आधार पर, कि अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को भी आप सैलरी जो है वो बराबर देंगे। ठीक है, आर्टिकल 39A बोलता है कि अगर किसी के पास कोई परेशानी आती है और वो विधिक सहायता के लायक नहीं है तो गवर्नमेंट उसे विधिक सहायता प्रदान करेगी ताकि उस पर किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो।
आर्टिकल 40 जो है वो हमारे राज्यों में ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है, गांधीवादी विचारधारा से निकल के आया है। वो बोलता है कि राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो राज्यों में छोटे छोटे ग्राम पंचायत का निर्माण करे, छोटे छोटे ग्राम पंचायत का गठबंधन करे, ताकि गांव की परेशानियां जो है वो राज्य के पास पहुंच सके। और ये किया भी गया। आर्टिकल 73वां और जो 74वां संशोधन हुआ बाद में, उसके माध्यम से भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। ठीक है। आर्टिकल 41 बोलता है कि भाई राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी अनुबंध करेगा। ठीक है। आर्टिकल 41 बोलता है कि भाई अगर ऐसा होता है, एक मिनट, हाँ थोड़ा वॉइस में इशू आ रहा है, मैं एक मिनट रुकिए प्लीज। यस मैम। हाँ जी। आर्टिकल 41 बोलता है कि मान लीजिए कि राज्य में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, या बहुत बूढ़े लोग हैं, या बहुत ही बीमार रहने वाले लोग हैं, या जो किसी तरीके से मतलब दिव्यांग हैं, तो उन लोगों के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें एजुकेशन देगा, उन्हें काम देगा और उन्हें बेसिक जरूरतें पूरी करेगा। जैसे उन्हें पेंशन प्रोवाइड करेगा, उनके लिए कोई पॉलिसीज निकालेगा ताकि वो भी अपना जीवन यापन आराम से कर सके। ठीक है। तो यानी कि राज्य को जिम्मेदारियां दी गई है इन सिद्धांतों के माध्यम से कि आपको क्या क्या करना है। 39 बोलता है कि भाई अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आप उसको कैसा लाइवलीहुड देंगे, उसको सैलरी कैसे देंगे। आर्टिकल 40 बोलता है कि आप ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे। आर्टिकल 41 बोलता है कि आप पेंशन देंगे, आप स्कॉलरशिप देंगे, आप काम देंगे, यानी कि ये सब काम स्टेट करेगा। आर्टिकल 42 बोलता है कि मान लीजिए कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। कि मान लीजिए कि आप किसी से काम करवा रहे हैं, एक स्टेट में रहने वाला जो व्यक्ति है वो राज्य की जिम्मेदारी है, और अगर राज्य किसी व्यक्ति से काम करवा रहा है तो वो ध्यान रखेगा कि उसकी कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है वो, कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है और आप उससे कहेंगे कि जाओ 12वीं मंजिल पे जाके काम करो। नहीं, आपको उनकी मेटर्निटी रिलीफ के लिए काम करना पड़ेगा। कि भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास काम करने आती है तो पहले तो उसको आप मेटर्निटी लीव देंगे, और अगर आप मेटर्निटी लीव नहीं दे रहे हैं तो आप उसके लिए ऐसी कंडीशन तैयार करेंगे ताकि वो वहां पर काम कर सके। ऐसा नहीं है कि जैसे सब भाग भाग के काम कर रहे हैं तो वो भी भाग भाग के करें। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने राज्य में रहने वाले व्यक्ति की कंडीशन के हिसाब से काम देंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के कंडीशन के हिसाब से उसको काम देने की बात की गई है। आर्टिकल 43 बोलता है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ होगा सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको इतनी मजदूरी देंगे ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रह सके, मतलब वो खा पाए। आप जितना दे रहे हैं उसको, उससे उसका खर्चा चल पाए। आप उसका ऐसा ना हो कि उस घर में जो खर्चा है वो 300 रुपए महीना है और आप उसको 50 रुपए देके भेज रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको उचित मजदूरी देंगे और उनके जो छोटे मोटे अगर वो काम करते हैं उसे बढ़ाने में आप हेल्प करेंगे। इसी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भारत में MSME चलता है, माइक्रो प्रोडक्ट चलते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जिसके अंदर में अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है ना। कि भाई अगर आप मान लीजिए कि मैं कोई छोटा काम खोलने चाहती हूँ और मुझे उसके लिए पैसे की कमी है, तो मैं गवर्नमेंट से अगर हेल्प मांगूंगी तो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडीज देती है, आपको पैसा प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओ। ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हम देखते हैं ना, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई ओल्ड एज पेंशन देगा, है ना, तो ये जो हम लोग देखते हैं विधवा पेंशन हो गई, है ना, गरीबों की पेंशन हो गई, वृद्ध लोगों की पेंशन हो गई, ये सारी पेंशन की जो पॉलिसीज हैं वो इन्हीं सिद्धांतों से निकल के आई हैं, क्योंकि ये सिद्धांत ऐसे बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आपको लोगों की मदद करनी है। आर्टिकल 44 हम सिंपल पढ़ते हैं कि वो समान सिविल, वो बोलता है कि भाई समान सिविल संहिता होगी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी लोगों के लिए कोई भी रिलीजन कानून नहीं रहेगा, कुछ नहीं, एक ही लॉ होंगे जो सब पे एप्लीकेबल होंगे, सब उन्हीं कानूनों के तहत जो है वो चलेंगे।
ठीक है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि वो एक समय के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगा, जहाँ पर सभी व्यक्ति जो है सभी धर्म बराबर होंगे। जैसे स्कूल में होता है ना कि एक ही ड्रेस होती है, सबका सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे गरीब है अमीर है कोई मतलब नहीं, सबका सेम यूनिफॉर्म है तो सब सेम स्टूडेंट है। तो एक दिन ऐसा राज्य का ये उद्देश्य है कि एक दिन वो ऐसा करेगा कि कोई धर्म कोई जाति नहीं होगी, सभी जो होंगे वो बराबर होंगे। ये आर्टिकल 44 है। कभी काफी बार क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। अच्छा, एक है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि आर्टिकल 45 जो है वो बोलता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम, प्रॉपर है। यस मैम। तो ये बोलता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 साल से कम के लोगों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशनल बाल्यावस्था के लिए बेसिक जरूरतों को पूरा करेगा। यस मैम, आ रही है आवाज, बट मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो सुन तो रही हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है ना सब कुछ जो बोल रहे हो? हाँ, तो आर्टिकल 45 बोलता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 45 ये बात कहता है। ठीक है, अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने आर्टिकल 21A पढ़ा था, याद है लास्ट टाइम फंडामेंटल राइट में? यस मैम, पढ़ा था। आर्टिकल 21A क्या कहता है? शिक्षा का, हाँ, कि बोलता है कि भाई शिक्षा का अधिकार है कि आप अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का आपके पास शिक्षा का अधिकार है, राज्य आपको शिक्षा प्रदान करेगा। तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब 86 अमेंडमेंट हुआ, जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट में ये ऐड किया गया, उसी वक्त इसमें भी लैंग्वेज चेंज की गई। इसमें ही बोला गया कि भाई आपको बाल्यावस्था तक ये करने का तो है ही, उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जरूरी शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि जो एजुकेशन का राइट था वो फंडामेंटल में भी जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी जोड़ा गया और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा गया। यानी कि एजुकेशन को तीनों सेक्टर्स में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 46 काफी बार आता है कि आर्टिकल 45 काफी बार आता है कि आर्टिकल 45 किस चीज की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष, 6 साल से कम वालों के लिए बाल्यावस्था की बात करता है और साथ साथ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 जो है वो बेसिकली किसकी बात करता है कि जो भी राज्य में अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं या दुर्लभ वर्ग हैं, उनकी आर्थिक हितों और शिक्षा के हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। कि मान लीजिए कि मैंने तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की जाती है ना, लेकिन फिर भी क्या है, रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यही आर्टिकल 46 से आया। भारतीय संविधान के राज्य की थोड़ी आवाज अब ठीक है? अब ठीक आ रही है मैम? आपकी प्रॉपर ही आवाज आ रही है मैम, हो सकता है उनके तो नेटवर्क इशू, लेकिन मैम नेटवर्क आपकी आवाज बढ़िया आ रही है मैम, एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू आ रहा होगा, मेरी तरफ से आवाज प्रॉपर जा रही है बच्चों, आवाज तो सही आ रही है। यस मैम। चलो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिकल 15 और 16 जो है फंडामेंटल राइट का, वो कहता है कि भाई किसी भी तरह का जॉब में और एजुकेशन में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समान सीट होगी, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट को यहीं पे गड़बड़ किया जाता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका आर्टिकल 46 ये बात कहता है कि भाई अगर राज्य चाहे तो जो भी अनुसूचित या जनजातियां और जातियां हैं और या जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनके हितों के लिए, उनके शिक्षा के हितों के लिए, उनकी आर्थिक हितों के लिए राज्य वृद्धि कर सकता है। यानी कि अगर उसे लगेगा कि भाई कोई कास्ट ऐसी है या कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही शिक्षा है, तो राज्य अगर चाहेगा तो वो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन कर देगा कि भाई
इनकी सीट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके लिए रिजर्वेशन कर देते हैं कि भाई इनमें से एक सीट इनकी खाली रहेगी, ये इन्हीं को मिलेगी, चाहे किसी भी सीट में कितने भी बच्चे कितने भी मार्क्स लेके आए हों, लेकिन ये सीट जो है ये इन्हीं की है। अगर 50 नंबर आए तो भी इन्हीं को मिलेगी, 70 नंबर आए तो भी इनको मिलेगी। तो आर्टिकल 46 जो है वो राइट टू इक्वालिटी को कहीं ना कहीं क्या करता है, खत्म कर देता है। खत्म तो नहीं करता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उसमें एक हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ना कि अपवाद है ना, अपवाद है कि हाँ एक्सेप्शंस काइंड ऑफ, कि भाई आप जो है कि ठीक है इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इन लोगों के लिए जो है कुछ प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा आर्टिकल 47। अच्छा, जितने आर्टिकल समझाए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं सबको? हाँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसी वक्त पूछना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये आर्टिकल है इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं कि आर्टिकल 47 क्या बोलता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा आर्टिकल 42 बता दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब जो है ना, मैं अभी बता देती हूँ। आर्टिकल 42 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम करने आया है तो राज्य का ये दायित्व बन जाता है कि वो ये देखे कि ये काम करने लायक जगह है भी या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान की जीवन ले लें, ऐसा काम करवाएं। तो वहाँ की दिशा, वहाँ की जो काम करने का जो मनोवांछित दशाएं हैं उस पर राज्य काम करेगा, काम करवाने का हाँ एटमॉस्फेयर अच्छा रखेगा। कोई मैटरनिटी मतलब जहाँ पे काम जो है वहाँ मतलब काम की जगह है वहाँ पे मतलब देख वो कर पाए। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है ना, और आपने किसी को जॉब दे दी, अब उसको आप बोलो कि जाओ 3rd फ्लोर पे जाके जॉब करो, तो कैसे करेगा वो? तो आपके यहाँ पे ऑफिस में लिफ्ट होनी चाहिए ना। तो ये जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है ये नीति निर्देशक सिद्धांत में, कि अगर आप किसी को जॉब दे रहे हैं और वो इस लायक है कि उसने वो जॉब पाई है, तो आप वो कंडीशंस सारी की सारी बनाएंगे ताकि वो अपना काम आराम से कर पाए। या तो आप नीचे शिफ्ट करो या फिर आप अपने यहाँ पर फैसिलिटीज बढ़ाओ। क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर, ऑलराइट। तो आर्टिकल 47 तक हम लोग आर्टिकल 46 पढ़ लिया। 47 बोलता है, आर्टिकल 47 बोलता है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में कुपोषण बहुत ज्यादा था, है ना, भारत में कुपोषण है। तो भारतीय सरकार क्या करती है? भारतीय सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए पॉलिसी चलाती है, जिसके अंतर्गत अनाज को बहुत सस्ते रेट में दिया जाता है ना, दिया जाता है ना, राशन कार्ड बनता है, राशन 4 प्रकार के राशन कार्ड बनाए जाते हैं ताकि लोगों को जो है अनाज सस्ता मिल सके, ताकि कुपोषण जो है वो खत्म हो। हाँ, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भारत सरकार क्या करती है कि भाई लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे खाना है ना, स्वास्थ्य, ठीक है, और रहना, इन सब के लिए सरकार क्या करती है, आपको सब्सिडी देती है। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो एक कॉलेज में बीए की जो कोर्स की जो वो होती है, फीस होती है, वो 10 से 15 हजार होती है, ठीक है, 1 साल की। अगर यही कोर्स अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो इसी का रेट 1 लाख तक होता है। तो वो क्या करती, सरकार का यही काम है, सरकार क्या करती है कि इतना कम पैसों में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है ताकि अपना जीवन स्तर आप सुधार सके। ठीक है, आप मेडिसिन लेके जाते हैं तो वहां पर आपको फ्री मेडिसिन मिलती है, फ्री चेकअप होता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको फैसिलिटी दी गई है आर्टिकल 47 के अंतर्गत, कि राज्य का ये काम है कि वो लोगों के पोषाहार स्तर को सुधारने के लिए और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉलिसी के अंडर में वो राशन फ्री देता है, इसी पॉलिसी के अंडर में वो एजुकेशन फ्री देते हैं, इन्हीं पॉलिसीज के अंडर में वो हेल्थ फ्री करते हैं कि भाई आप जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाओ, अपना टेस्ट करवाओ, इलाज करवाओ, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 48 बोलता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 जो होता है, 48 होता है, वो बोलता है कि राज्य का ये काम है कि जो भी कृषि का काम करते हैं
या जो पशुपालन करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए वो टेक्निक्स का यूज करेगा। हम लोगों ने हरित क्रांति का नाम सुना है? सुना तो हरित क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि लोगों को अलग अलग जो गांव के किसान थे उनको HYV नाम का जो बीज दिया गया था और पेस्टिसाइड्स दिए गए थे बेहतर क्वालिटी के, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न का जो है वो उगे। यही था हरित क्रांति में। क्या हुआ था कि भाई पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे जो राज्य थे उसने जितना वो पहले उगाते थे उससे तिगुना उगाया। ठीक है, तो कैसे उगा पाए? क्योंकि राज्य ने उनको क्या करे, बेहतर एकदम बहुत ही बेहतर क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करे, पेस्टिसाइड्स दिए, है ना, खाद उर्वरक दिए। ये सब क्या था? ये सब इसलिए दिया गया ताकि जो कृषि है वो अपनी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। तो क्योंकि आर्टिकल 48 राज्य को ये निर्देश देता है कि भाई आपको कृषि को बढ़ाने के लिए टेक्निक का यूज करना होगा और इसमें लोगों की हेल्प करनी होगी। राइट? देखो, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो क्यों बनाती है? क्योंकि उसको ये सब बताया गया है। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन्हीं के अंतर्गत उन्हें बताया गया कि भाई आपको इससे जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा। आपको कृषि को सुधारना पड़ेगा, आपको पशुपालन को सुधारना पड़ेगा, आपको लोगों के जीवन स्तर को सुधारना पड़ेगा, आपको लोगों की स्वास्थ्य स्तर को सुधारना पड़ेगा। तो ये सब की चर्चा इन आर्टिकल्स में की गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि आर्टिकल 48 क्या है, तो आर्टिकल 48 बोलता है कि भाई राज्य का ये दायित्व है कि वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज करे कृषि को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो जानवर है, मवेशी है, उनकी हेल्प करे ताकि पशुपालन जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। इसी आर्टिकल के अंतर्गत गाय हत्या को बैन किया गया कि भाई आप जानवरों को, स्पेशली गाय को जो है उसे नहीं मार सकते। तो आर्टिकल 48 गाय हत्या को बैन करने की पावर देता है स्टेट को। स्टेट चाहे तो कहीं पर भी ये नहीं होने देगा कि भाई गाय, बछड़े, जो भी दुधारू जानवर है, गाय, भैंस, है ना, भेड़, अगर आप इन्हें मारते हैं तो आप, अगर स्टेट को लगा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, अगर आप इनका ज्यादा से ज्यादा वो करते हैं, संहार करते हैं, तो सरकार क्या करती है, आपके पूरे एरिया को बैन कर देती है। ठीक है, या केस, आप पे जेल का केस लगता है। इसी के अंतर्गत तो हुआ था ना कि जब लोग गाड़ियों में भर भर के जानवरों को लेके जा रहे थे तो उनकी गाड़ियां सील कर दी गई थी। तो आर्टिकल 48 तो आर्टिकल 48 क्या करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है कि भाई आप किसी भी जानवर को, जो दुधारू जानवर है, उसे आप नहीं मार सकते। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, इसी में ना फिर आगे चल के आर्टिकल 48A जोड़ा गया और फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 50 जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 51 में ए में तो है, आर्टिकल 51 की आर्टिकल 51A, ये है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 48 में बोला गया, आर्टिकल 48A जोड़ा गया और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी जोड़ी गई कि राज्य जो क्या करेगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 ये बोलता है कि भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित करेगा और उसके साथ साथ जो भी वन है, वन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगा। इसी चीज को हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया है। एक फंडामेंटल ड्यूटी हमारी बनती है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 49 बोलता है कि जो भी हमारे स्मारक है, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स है, लाल किला है, कुतुब मीनार है ना, ताजमहल है, इन सब की सुरक्षा के लिए राज्य काम करेगा। क्योंकि देखो, हम लोग हर साल जो है, सरकार जो है ताजमहल को, लाल किला को सुरक्षित रखने के लिए पैसा देती है ना। यस मैम। तो वो इसी आर्टिकल के अंदर में देती है कि भाई, क्योंकि आर्टिकल 49 ये बात बोलता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सारे मॉन्यूमेंट्स को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, इन्हें खराब नहीं होने देंगे। उसके बाद आर्टिकल 50 बोलता है कि जो भी राज्य की लोक सेवाएं हैं और लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आर्टिकल 50 ये मेंशन करता है कि कभी भी राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम को एक साथ नहीं रखेगा, इन्हें अलग रखेगा और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। राज्य को ये आदेश दिया गया है कि आप कभी भी कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक साथ नहीं रखेंगे,
दोनों को अलग रखा जाएगा, दोनों के कार्यभार को भी अलग रखा जाएगा। यहीं पे सेपरेशन किया गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से। काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो न्यायपालिका है वो तो कार्यपालिका के साथ मिलकर ही काम करती है, तो कहते हैं नहीं, न्यायपालिका का पूरा जो अपना एरिया है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आर्टिकल 50 जो है वो ये बात कहता है कि भाई न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 51 बोलता है कि हमारा जो राज्य है वो हमेशा क्या करेगा, शांति के लिए काम करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति रखेगा। ये समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये सारे के सारे जो है हमारे डीपीएसपी हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य को ये सारे के सारे आदेश दिए गए हैं कि आप इन प्रकार से जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, उस क्लास में हम लोग दोनों फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो जो बदलाव हुए उन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े हुए केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डीपीएसपी सबको समझ में आए? यस मैम। हाँ, अब इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों को जोड़ के पढ़ाऊंगी और इसमें जो जो अमेंडमेंट हुए हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। हेलो, किसी ने रिकॉर्डिंग की है क्या? नहीं।